म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना बेटर है, गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करना बेटर है, और या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर है? कौन सी इन तीनों में सबसे ज्यादा रिटर्न देगा और कौन सा सेफेस्ट है? देखो, सेफेस्ट तो मैं मानूंगा गोल्ड और प्रॉपर्टी। मैंने कहीं पढ़ा था कि 10 में से सिर्फ एक आदमी को प्रॉफिट होता है। उसके रीजन भी है। क्यों? उसके रीजन है फोमो। मार्केट में जो पैसा लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड वाले, वो कितना कमा रहे होंगे? देखो, वो ज्यादा कमा रहे हैं। वो इससे भी ज्यादा कमा रहे हैं। इससे ज्यादा कमा रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्या घोटाला हो सकता है, आपको क्या लगता है? म्यूचुअल फंड में घोटाला हो सकता है, जैसे अभी मैंने बोला था, क्योंकि फाइनेंस जहाँ जुड़ गया ना, तो वहाँ घोटाला है ही है। इलीगल ट्रेडिंग भी होती है कुछ? हाँ, जैसे डब्बा ट्रेडिंग गुजरात में चलता है। तो विश्वजीत, स्वागत है आपका तरुण शर्मा शो में। कैसे हैं आप? थैंक यू तरुण सर। थैंक यू सो मच। आप आए आज। आपने मुझे इस शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज आप हमें सिखाने वाले हो ट्रेडिंग। बिल्कुल, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और मनी को कैसे ग्रो करना है। ये सबसे बड़ा क्या कहते हैं मुद्दा है, मनी ग्रो कैसे हो। मनी ग्रो करना कैसे, मतलब ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग एक दूसरा पार्ट है। आप अगर उसको नॉलेज नहीं लोगे तो ग्रो भी नहीं हो पाएगी। तो आपने कहाँ से शुरू करा विश्वजीत? मुझे थोड़ा सा अपना कहानी बताओ। हाँ। क्या आपने कैसे सीखा, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है मेरे हिसाब से। मैंने जो सीखा है, हाँ। मैंने ये नहीं सीखा था, किसी को देख के नहीं सीखा था। अच्छा। शेयर मार्केट बहुत लोग पहले भी बोलते थे, मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे, भाई ये जुआ है, वो हमारी कम्युनिटी में दोस्त यार, वो सब लोग, क्योंकि हम लोग विलेज में पढ़े हैं, वो जुआ सट्टा ये सब में नहीं जाना, ये तो है। तो इसलिए हमारे ध्यान उधर तक गया ही नहीं था। अच्छा। क्योंकि मैंने नौकरी 2010 में स्टार्ट किया था। जब जॉब में 2010 में स्टार्ट किया था, 2014-15 तक इस तरफ इन्वेस्ट तरफ नहीं गया था। ओके। तो बस कमाओ, मौज करो, जो भी सेविंग करना है, खाना पीना है, जो भी करना है, जो भी उन्हें थोड़ा बहुत सेविंग करना है मतलब रियल सेविंग करना है, जो कि एफडी में डाल दो, बैंक में डाल दो, चाहे कहीं भी करो। हाँ। इस तरह फाइनेंस की तरफ कोई ध्यान नहीं था। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो पैसे भी बढ़ता है, सैलरी भी बढ़ता है और खर्चा भी बढ़ता है। तो और बैकअप के लिए भी आपको तैयार करना है। वो फंडा कहाँ से आया, जो हमारी पीएफ कटता है। हाँ। क्योंकि सैलरी में एक पीएफ कटता है, प्राइवेट सेक्टर में एक पीएफ कटता है, गवर्नमेंट में एक जीपीएफ कटता है। तो उस पर क्या है, उस सैलरी का मतलब 12% वो काट देते हैं। वो पैसे काट देता है। वो आप जब तक नौकरी नहीं छोड़ोगे तब तक आज तो एडवांस उठा सकते हो पैसे, जो आप पीएफ करता है उसमें से 2 पार्ट में। कुछ पार्ट आपकी पेंशन फंड में चला जाता है और कुछ पार्ट आपका 50% मान लो पीएफ में रहता है। वो फंड आपको सैलरी का 12% आपका कट जाता है, वो आप निकाल नहीं पाते। वो रियल सेविंग होता है। जब आप 10 साल 5 साल नौकरी करते हो तो वो वैल्यू इतना बढ़ जाता है, आपको दिखता है नहीं यार, अगर वो 2000 रुपये, 3000 रुपये, 5000 रुपये अगर मेरा कंपनी ने काट के इतना ग्रो किया है, अगर मैं थोड़ा सा सेविंग करता तो कितना ग्रो होता। और एक्चुअल में पैसे आप चाहे 50,000 कमा लो मंथ में, या लाख रुपए कमा लो, वो बचाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। अगर आपने 10% काट के सेविंग कर दिए या 15% काट के अपने सैलरी को सेविंग कर दिए, तो उसमें क्या है, वो पैसे बहुत बड़ा ग्रो हो जाता है, पता नहीं लगता है टाइम के साथ साथ। और आपने रियल पैसे को अगर आपने खर्चा कर दिया तो फिर कितना पैसे आप कमाओ, वो खर्च ही हो जाता है। तो आपने कब से इन्वेस्टमेंट शुरू करा फिर, और किस तरीके से शुरू करा? क्योंकि ये बहुत, जैसे आपने बोला भाई, घर वाले कहते थे ये तो जुआ है। मैं उस तरफ ध्यान नहीं देता था बिल्कुल भी। मैं सही बताऊं, 2017 तक मैं ध्यान नहीं देता था। 2017 के बाद फिर मैंने पैसे जो सैलरी से मेरा आता था, तो कुछ परसेंट मेरे को लगा नहीं यार, बैकअप एक होना जरूरी है, साइड इनकम एक होना जरूरी है, पैसिव इनकम जिसको बोलते हैं हम। आज का डेट में फैशन हो गया पैसिव इनकम। तो उस टाइम पे यार जेब की खर्चा निकालने के लिए साइड इनकम कुछ ना कुछ होना जरूरी है। सैलरी ऐसी ऐसी रखी रहे, कहीं और से पैसा आता रहे खर्चा के लिए। मैंने देखा रियल बिजनेस करने के लिए जॉब तो 9 घंटे चला गया, 9 घंटे के बाद थोड़ा सा आपको टाइम, मतलब सोना और मतलब बाकी सारे काम पे, अपना पर्सनल काम पे, बैचलर हो तो पर्सनल मतलब इधर उधर से टाइम निकल जाता है, कुछ पता ही नहीं लगता है, टाइम पास में निकल जाता है। तो बिजनेस, रियल बिजनेस के लिए टाइम नहीं बच पाता है। तो फिर कैसे ग्रो होगा पैसे? तो फिर मैंने एक दोस्त ने क्रिप्टो में उस टाइम पे इन्वेस्ट किया था। अच्छा।
तो ये कुछ कब की बात बता रहे हो आप? 2017 लास्ट की बात में। तो वहां से वो क्रिप्टो में तो बोला मेरे को, यार तो रियल पैसे जो उधर लगाता है ब्याज में थोड़ा बहुत तो लगाता है, मतलब गांव में ऐसे चलता है भाई कुछ पैसे लगा दो तो इंटरेस्ट, जिसको पैसे चाहिए वो ले लेगा, आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो वही है, अब एक पैसिव इनकम बन गया, थोड़ा सा सेविंग हो गया, पैसिव इनकम बन गया। अब आज का डेट में वो क्या है, आज उसको हम पैसिव इनकम वो दिखा रहे जैसे कि मतलब एक फैशन हो गया। हाँ, उस टाइम पे फैशन नहीं था, मतलब रियल जेब खर्चा चाहिए चाहिए, जरूरत थी। तो मैंने इसीलिए भाई दोस्त ने बोला क्रिप्टो में कर ले। मैंने बोला यार क्रिप्टो में, उसने डाला था, फिर हमने देखा भाई कितना पैसे बना क्या है। तो थोड़ा सा मैंने बोला चलो थोड़ा सा और टाइम आए, और टाइम चला जाए, ऐसे 18 तक आ गया। 18 तक आने के बाद जब वो पैसे विड्रॉल करने लगा, उस टाइम में क्रिप्टो इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं था, बिटकॉइन में लगाया था। तो वो पैसे विड्रॉल ही नहीं हुआ, वो किसी ब्रोकर के आसपास फंस गया वो पैसे। अच्छा। जैसे फंस गया तो वो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई इस लाइन में, हम पहले ही समझते थे यही चीज़ है। फिर मैंने थोड़ा एनालिसिस करने लगा, फिर शेयर मार्केट के बारे में आ गया, मतलब पता लगा भाई इस तरीके से। उस टाइम पे यूट्यूब भी इतना नहीं चलता। मैंने ये देखा है जितने भी लोग शेयर मार्केट में आते हैं ना, वो सब नुकसान खा के आते हैं। हाँ, नुकसान खा के ही बढ़ते। अगर नुकसान खा के, दो चीज़ें इसमें, नुकसान खा के अगर आप साइड होगे तो साइड होगे, वो नुकसान ही नुकसान रहेगा। अगर आपने इसको समझ गए भाई नुकसान आपने खाया है तो कहीं तो किसी ने कमाया होगा, बिल्कुल किसी ने ना किसी ने कमाया होगा, वो बेनिफिट आप कैसे उठाओगे? आप कैसे बनोगे वो बंदा जिसने कमाया है? तो इसमें रियल नॉलेज की जरूरत है। हाँ, मैंने इस बिजनेस को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग किया, इस बिजनेस में थोड़ा सा नॉलेज चाहिए आपको। अच्छा। और कुछ नहीं चाहिए, और पैसे थोड़ा सा हो लगा के आपको ग्रो कराने। तो मुझे एक बात बताओ विश्वजीत, इसमें जैसे आप बोलो नॉलेज चाहिए, तो मुझे एक बात बताओ, इसमें कितना स्किल है और कितना जुआ है? क्योंकि देखो ये है तो थोड़ा सा तो किस्मत का खेल है। बिल्कुल। क्योंकि बहुत बड़े बड़े ट्रेडर भी नुकसान खाते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसमें निकाली है। 100% नुकसान है। ये जो बिजनेस है ना तरुण जी, मैं आपको बताऊं, ये जो बिजनेस है ये लॉस और प्रॉफिट का बिजनेस है। अच्छा। इस बिजनेस को आप कोई दूसरा बिजनेस की तरफ मत समझो। जे आज मेरे को 20,000 रुपये कोई दुकान से मैं कमा रहा हूँ या कोई चीज़ से मैं कमा रहा हूँ तो 20,000 आज भी आएगा, कल भी आएगा, परसों भी आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज है। अच्छा। अगर आपने आज 20,000 कमाया, उसको बचाना बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि कल वो 20,000 कमाया वापस लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। यही चीज लोग समझ के ना गलती कर देते हैं। अच्छा। आज अगर आपने 20,000 रुपये कमाया या 30,000 रुपये कमाया है ट्रेडिंग से, तो उस पैसे को बचाना बहुत जरूरी है। अगर आपने उस 20,000 को बचा दिए एक महीने तक, 20,000 को जो कमाया हुआ पैसे, अगर प्रॉफिट का पैसे अगर एक महीने तक बचा दे, तो आपने एक ट्रेडर बन गए। तो आपको ट्रेडर बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ओके। तो इसमें कितना स्किल है ये आप बताओ ना मुझे, कितना स्किल है और कितना लक है? स्किल 90% स्किल है। अच्छा। 10% लॉक है। ओके। 90% स्किल है, 10% लॉक। मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि मैं भी 3 साल से लगा हुआ था। हाँ। नहीं बन पा रहा था प्रॉफिट। तो फिर स्किल कैसे हुआ? तो फिर लक हुआ ना, 3 साल में काम नहीं करा, एकदम से चौथे साल काम नहीं, किया। उसमें स्किल अपने आप को डेवलप करना पड़ता है। अच्छा, आपने सीखा पूरा प्रॉपर्ली? पूरा प्रॉपर्ली हाथ पैर मारना पड़ेगा। मतलब इधर से नहीं हो रहा है, ऑप्शन में नहीं हो रहा है, पहले फ्यूचर में नहीं हो रहा था, फिर मैंने सोचा फ्यूचर में नहीं हो रहा है, उधर बड़ा कैपिटल, फिर मार्केट के रूल चेंज हो जाता है। अच्छा। मतलब जैसे उस टाइम पे 15,000 में बैंक निफ्टी की फ्यूचर आता था। आज 1 लाख के है। इतना बढ़ गया। तो लिवरेज खत्म कर दिया। उस टाइम पे लिवरेज मिलता था 2021 तक। अच्छा। तो उस टाइम पे अगर आपने 1 लाख रुपए है तो आप आराम से 4 लॉट 5 लॉट पे काम कर सकते थे। आज अगर 1 लाख है बैंक निफ्टी की, 1 लॉट लेके काम करोगे तो ROI वही कम हो गया, रिस्क भी कम हो गया, रिवार्ड भी कम हो गया। ओके। तो अंडरस्टैंडिंग यही है। ये अच्छा चीज़ है, हुआ तो अच्छा है, लेकिन जो लोग जिसका स्किल डेवलप हो गया तो उसको फंड की कम पड़ गया। अच्छा। मतलब अब वो उतना पैसा नहीं कमा सकता सीखने के बाद भी, क्योंकि उसको लगाने के लिए भी उतना पैसे चाहिए। ये तो रियल मार्केट है, यहाँ पे पैसे चाहिए, क्योंकि कैपिटल मार्केट है तो कैपिटल ही चाहिए। तो आपने
एक्चुअली में ट्रेडिंग कब स्टार्ट करी, और आपने क्या सीधा इंट्राडे से स्टार्ट करी या इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करी या इक्विटी में स्टार्ट किया? मैंने इक्विटी से स्टार्ट किया। ओके, प्योर इक्विटी से स्टार्ट किया 2019 से। अच्छा, इक्विटी से स्टार्ट किया, स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट किया। तो मेरा स्विंग ट्रेडिंग से पैसे बहुत ज़्यादा नहीं बनते थे, लॉसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। मतलब मैं 15 दिन, 2 महीने तक, 3 महीने तक भी स्टॉक होल्ड करके रखता था। अच्छा, और वो निफ्टी 50 में, ओनली निफ्टी 50 में। अच्छा, क्योंकि मुझे पता था ये जुआ है। हाँ। तो ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है उस टाइम पे। निफ्टी 50 में एटलीस्ट ऐसी कंपनीज हैं जो कभी लॉस कम खाएंगी। मैंने काफी काम किया बजाज फाइनेंस में। अच्छा, बहुत नाम था बजाज फाइनेंस का, और अभी भी है? अभी भी है नाम। मैंने उस स्टॉक से मैंने काम किया। एचडीएफसी में भी काम किया, लेकिन उतना नहीं है। अच्छा, मैंने सबसे ज्यादा काम किया बजाज फाइनेंस में, क्योंकि नाम था मार्केट में उसका नाम। मैंने उसी स्टॉक से ही सीखा, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ सीख गया उसमें से। अच्छा, उसी स्टॉक से तो बहुत सारी चीज मुझे पता लगा। फिर धीरे धीरे जैसे 2020 आ गया, कोविड, मार्केट क्रैश किया, तो मेरा लर्निंग फेज तो उस टाइम पे भी था। अच्छा, आपका लर्निंग फेज में कोविड आ गया? कोविड आ गया तो उसमें तो भयंकर लॉस हुआ होगा। तो उस टाइम पे ज़्यादा नहीं, पैसे उतने थे ही नहीं इन्वेस्ट के लिए। तो मैंने कुल 1.5 लाख 2 लाख करीब लगा रखा था। तो वो लॉसेस मेरे को 60-70 हज़ार रुपये हुआ था, लेकिन मेरे को येस बैंक ने ही दे दिया। अच्छा, येस बैंक ने, मैंने क्योंकि मैं इक्विटी में काम करता था, तो मेरे को इक्विटी का थोड़ा सा मतलब पोटेंशियल पता था। मतलब कौन सा स्टॉक में बाय करना है, कौन सा स्टॉक में नहीं करना है। तो मैंने जब मार्च 28-29 तारीख को या 19 तारीख को ऐसे कुछ था, जब लास्ट फाइनल लॉकडाउन 22 को लगा था। तो उससे पहले 19 को, आई थिंक 19 को जब मार्केट क्रैश, लास्ट क्रैश था, मतलब जो बॉटम जिसको बोलते हैं, 7.5 था। तो येस बैंक वहां पहुंच गया था 4 रुपए करीब। बस 4 रुपए? 4 रुपए, कुल 4 रुपए। तो वहां पे मैंने कुछ खरीदा था। मेरा 50,000 रुपये एसबीआई में बन गया, मतलब येस बैंक में बन गया था। अच्छा, तो जो लॉस कोविड में पूरा था वो कवर हो गया। तो कवर हो गया। जैसे कवर प्रॉफिट पे नहीं आया था, मतलब कुछ 5-7 हज़ार रुपये मतलब प्रॉफिट पे होगा। फिर उस टाइम से मैंने उस पैसे को, जैसे स्टॉक सारे धीरे धीरे नीचे आ गए, मैंने बजाज फाइनेंस 1970-80 रुपये में मैंने खरीदा हुआ था। तो उसको कम से कम 4,000 के आसपास मैंने बेचा। लेकिन मेरे बेचने के बाद वो भी डबल हो गया, मतलब 8,000 तक पहुंच गया। तो ये जो लालच होता है, जब ये दुख नहीं होता कि यार ये मैंने, हाँ, दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो यही तो है, नुकसान करने की यही एक जरिया है। अच्छा, ये जो जरिया है, दुखी जरिया है, दुखी जरिया है नुकसान का, और कुछ नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, 50,000 मैंने एक दिन में, 1 घंटे में कमा लिया। मेरा सैलरी कुल था 35,000 करीब मंथली। ओके, अगर 50,000 रुपये मैंने कमा लिया दिन का, वो भी कुछ 4-5 घंटे में, वो मेरा हो सकता है एनालिसिस हो, लक हो, आप कुछ भी कह लो, उसको कमा लिया। अगर मैं उस पैसे को देख के अगर खुश नहीं हूँ, तो फिर तो मेरे को कितने पैसे देते तभी भी मैं खुश नहीं रहूंगा। तो एक संतोष होना जरूरी है अंदर को, मतलब अपने अंदर को थोड़ा सेटिस्फाइड होना जरूरी है। हाँ, तो वो जरूरी होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो। लोग कहाँ मरते हैं सबसे ज्यादा? विश्वजीत, सबसे ज्यादा जो लॉस होता है वो किस वजह से होता है लोगों को? लोगों को लॉस इसलिए होता है, दूसरे को देख के लॉस कर देते हैं। अच्छा, फोमो में। अच्छा, फोमो इसलिए क्रिएट होता है। मैंने 3 साल तक बड़े पैसे नहीं कमाया था। रियली में नहीं कमाया था। पैसे बनते थे, 3 लाख बन गया, 5 लाख बन गया, 2 लाख बन गया, लेकिन 1 लाख लॉस हो गया, 2 लाख लॉस हो गया। ये आप महीने का बता रहे हो? हाँ, मंथली बताता हूँ, पूरी ओवरऑल मंथली बता रहा हूँ। मान लो 3 लाख प्रॉफिट हो गया, 4 लाख प्रॉफिट हो गया, अगले महीने में 3 लाख लॉस हो गया, ओवरऑल कुछ साल में 4-5 लाख वैसे घूम रहा था, वैसे घूम रहा, 4-5 लाख जितने सैलरी था उतना पैसे बन रहा था। मेरा उम्मीद ही इतना था, भाई मेरा सैलरी अगर कुछ 4 लाख 5 लाख है, तो उतना अगर बन जाता तो इससे बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं, कोई है नहीं। और उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इक्विटी का समझ तब तक काफी हद तक आ गया था। ओके, किस स्टॉक में पिक करना है, किस स्टॉक नहीं लेना है। और मैं आगे और चीज बताऊंगा। फार्मा की मैंने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, फार्मा सेक्टर में। अच्छा। वो काफी साल तक चला नहीं, जबकि वो चलना चाहिए था उस टाइम पे। न्यूज बेस पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, मेरा पैसे फंस गया वहां पे। फिर मैंने लॉस में निकाला, फिर दूसरे स्टॉक में प्रॉफिट में आया। वैसे मतलब चलता है। अगर मैं इस चीज को लॉस लेके बैठ जाऊँ, दिमाग में बैठा लूँ लॉस है तो मैं आज ही कवर करूं, वो नहीं होगा। मार्केट सारे चीज ले जाएगा आपसे।
क्योंकि मैंने सुना है कि भाई लॉस तो होगा ही होगा, 100% होगा। प्रॉफिट आपकी किस्मत है कि हो जाए तो। नहीं, लॉस पर किस्मत नहीं है। देखो, आपने अगर एनालिसिस किया, हाँ। आपके पास 100% नॉलेज है, आपको पता है इस स्टॉक में बाय करूंगा, किस लेवल पे बाय करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस कितना है, मेरे को इस स्टॉक में देना कितना है, आने का नहीं है, आने का तो मार्केट देगा। आप लॉस मान के चलते हो? हाँ, मैं लॉस मान के तो मैं लॉस करूंगा ही करूंगा। करूंगा ही करूंगा। ओके। उसके ऊपर मार्केट अगर मेरा एनालिसिस के साथ चल गया तो मैं प्रॉफिट पे आ गया। हाँ। लेकिन मेरे को कितना देना है मैं डिसाइड करूंगा। अच्छा, ये मतलब माइंडसेट ये होना चाहिए कि लॉस होगा, 100% तो होगा, है ना, और प्रॉफिट हो गया इसमें, जो अगर मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मेरा एनालिसिस के हिसाब से अगर मार्केट चला तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल फंडा है। नहीं, पर वही मैं कह रहा हूँ कि आप ये सोच के चलते हो कि भाई इतना लॉस तो गारंटेड है, गारंटी, इतना लॉस तो लेना ही लेना है, लेना ही लेना है, लेना ही लेना है। वहीं पे वो माइंडसेट बन जाता है ना कि मेरे को इतना लॉस तो होगा ही होगा। पर लोग डूबते उस चक्कर में, मुझे लगता है वो लॉस हुआ, अब वो फिर वो उसको लेके बैठे रहते हैं, नहीं अब ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर वो थोड़ा और नीचे चला जाता है, अब ये बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर वो थोड़ा और नीचे चला ये जाता है। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। ये मैंने मतलब शेयर मार्केट में जो लोग आज प्रॉफिट करते हैं ना, ये उनको पीट पीट के सिखा दिया। अच्छा, तो ये आप सीख लो, सुधर जाओ, नहीं तो मेरे को दे के चले जाओ। तो शेयर मार्केट क्या मोस्टली सिर्फ न्यूज़ के ऊपर और इमोशन के ऊपर चलता है? हाँ, चलता है, न्यूज के ऊपर चलता है, इमोशन के ऊपर चलता है। तो अभी जो इमोशन चल रहा है वो कैसा है? क्योंकि अभी देखो यूरोप में वॉर चल रहा है, हमारा इधर मिडिल ईस्ट में वॉर शुरू हो गया है। देखो, अभी जहाँ पे न्यूज फ्लो है, मार्केट कुछ ना कुछ ट्रैप करेगा, लोगों को ट्रैप करेगा। आज अब हम जो ये शूट कर रहे हैं, सुबह भी मैं न्यूज़ में देख रहा था कि 700 पॉइंट एकदम से गिर गया मार्केट। 400 पॉइंट ऊपर गया, 300 350 पॉइंट ऊपर गया, 700 पॉइंट नीचे आ गया। हाँ। तो वो ट्रैप है एक्चुअली। जो जिस जोन पे काम कर रहा था मार्केट, हाँ। उस जोन पे ट्रैपिंग जोन है। ओके। वो जोन को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। अच्छा। आपको ट्रेड, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आपको हर लेवल पता होना चाहिए। किस लेवल पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो या किस लेवल पे आप ट्रेड कर रहे हो। अगर उस लेवल पे ट्रेड कर रहे हो, कितना परसेंटेज चांस है ट्रेंडिंग होने की मार्केट को। अगर मार्केट ट्रेंडिंग वहां पे नहीं होगा, कुछ वोलेटिलिटी करके 200 पॉइंट जाएगा, 300 पॉइंट आएगा, तो फिर मार्केट वहां मतलब साइडवेज ग्राइंडिंग कर रहा है, वहां पे पैसे नहीं बनाएगा, आपका पैसा लेगा, बहुत कम देगा, लेगा ज्यादा। तो आपको डिसाइड ऐसी जगह करना है जहाँ पे ट्रेंड मिले आपको, चाहे नीचे की साइड में चाहे ऊपर की साइड में, तभी पैसे बने मार्केट में। ये जोन अगर आपने डिफाइन कर लिए, पकड़ लिया, तो आप पैसे बना लोगे आप। अच्छा, कितने लोग, मोस्टली मैंने कहीं पढ़ा था कि 10 में से सिर्फ एक आदमी को प्रॉफिट होता है। होता है। उसके रीजन भी है। क्यों? उसके रीजन है फोमो। अच्छा। वो इसलिए होता है, जो एक बंदा प्रॉफिट करता है वो हल्ला कर देता है जब मैं प्रॉफिट कमाया। बाकी जो नौ लोग देखते हैं ना, क्योंकि उनको लेने में, बेचने में, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं है उसको प्रॉफिट को होल्ड करने की। मतलब आपने एक 100 रुपये स्टॉक में, किसी ने, मैं सपोज मैं बाय किया 100 रुपये में, वो स्टॉक को 150 रुपये जाना है, मुझे नहीं पता 150 जाना है, लेकिन 90 एक मेरे को जोन दिख रहा है, वो जोन पे मेरा स्टॉप लॉस है। अगर वो 90 तक आता है, मैं किसी भी हद तक वो स्टॉक को होल्ड नहीं करूँगा, बेच दूंगा, मैं बेच दूंगा, मेरा 10 रुपये का नुकसान है। अगर उस जोन से मार्केट बाउंस बैक किया है, पोटेंशियल स्टॉक की अच्छा है, मेरा एनालिसिस अच्छा है, अगर मेरे को उस स्टॉक मैंने ले लिया, तो मार्केट अगर चलाएगा उस स्टॉक को, तो मेरा वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप प्रॉफिट का भी कुछ एक वो रख के रखते हो, जैसे स्टॉप लॉस रखा हुआ है, प्रॉफिट का भी रखते हो कि यार इतना हो गया तो प्रॉफिट निकाल लूंगा? प्रॉफिट मैं ओनली प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ। अच्छा। प्राइस एक्शन क्या होता है? कैंडल। मार्केट जो चलता है चार्ट पैटर्न, वो कैंडल के फॉर्म में चलता है। मैंने उसको मास्टरी किया है। अच्छा, वो जो पैटर्न्स होते हैं, हाँ, जो चार्ट पैटर्न होता है, जो चार्ट पैटर्न चलता है, उसका आपको मास्टर करना है, क्योंकि प्राइस वही बताएगा आपको, और तो कुछ चीज़ है नहीं। मेरे को मतलब जो एनालिसिस है, किस स्टॉक में कितना बाइंग है, कितना सेलिंग है, सारे कुछ वहीं से पता लग जाएगा, कितना वॉल्यूम है, सब कुछ वहीं से पता लग जाएगा। बाकी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न अगर समझ में आ गया, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में भी हद तक काम आता है। लेकिन ट्रेडिंग में मोस्ट इंपोर्टेंट है कैंडलस्टिक पैटर्न।
ये चीज़ कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको मास्टरी हो गया तो आप प्रॉफिट बना लोगे मार्केट से। अच्छा, ये आपको मास्टर करना है। अगर जिसको भी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबिलिटी लाना है उसको कैंडलस्टिक समझ में आना जरूरी है। है। अगर आपको कोई बोल रहा है नहीं आंख बंद करके काम करो भाई, वो एनएच में मतलब बिना ड्राइविंग सीखे हुए स्टीयरिंग पे बैठ जाना उसके बराबर है। अच्छा, तो आप समझ लो मेरे को ड्राइविंग नहीं आता है, मेरे को एक गाड़ी दे दो और एनएच पे छोड़ दो, आंखों पे पट्टी भी बांध दो। पट्टी भी बांध दो, तो वो हाल होगा। तो आपने अब तक कितना पैसा बना लिया 2017 से? देखो 2017 से मैंने बनाया है कुल 55 लाख करीब। अच्छा, ट्रेडिंग में 55 लाख, और 55-60 लाख की आसपास होगा। और इन्वेस्टिंग में तो पर अगर जॉब कर रहे होते तो मैं तो यही आया था पार्ट टाइम करने के लिए। मेरे को ये नहीं पता था मेरे को 60 लाख बना लूंगा यहाँ पे। मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट करके ही बनाया। मतलब आपने इतना बड़े कोई रिस्क भी नहीं लिया बहुत बड़ा। मेरे पास पैसे ही नहीं था, रिस्क कहाँ से लूंगा। मैंने छोटा से स्टार्ट किया, 15,000 से मैंने स्टार्ट किया था। 15,000 से आपने 2017 में अगर आपने शुरू किया है और 15,000 से आज हम 2025 में बैठे, कितने साल हो गए? कुल मिला के 5-6 साल हो गए। 5-6 साल में आपने 15,000 को 60 लाख बना दिया है। 60,000 कितने % हो गया ये? नहीं, 15,000 को नहीं बनाया, 15,000 से मैंने स्टार्ट किया। वही सीखना स्टार्ट किया। हाँ, एक्चुअल कैपिटल जो लगा, पैसे लगता है। मैंने शुरुआत में बोला था ना, यहाँ पे काम करने के लिए, पैसे बनाने के लिए पैसे लगता है। पैसा पैसे को खींचता है। पैसे को खींचता है। पैसे आप तभी लगाओगे जब ही आपके पास नॉलेज आएगा। विदाउट नॉलेज में आप चाहे मार्केट के पास 10 करोड़ भी लगा लो, 20 करोड़ भी लगा लो, वो सारे ले जाएगा आपसे। बिल्कुल। और मैंने जो मार्केट में टाइम दिया ना, वो पेशेंस मेरे अंदर भर दिया। उसमें जो लॉसेस हुआ, उसमें जो प्रॉफिट हुआ, और जितना नॉलेज मेरे को मिला ना उस 4-5 साल में, मार्केट ने सब कुछ सिखा दिया, बड़ा कर दिया, सब कुछ सिखा दिया। जे तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, ये करोगे तो चोट खाओगे, ये नहीं करोगे तो चोट नहीं खाओगे। तो क्या बेटर है विश्वजीत भाई, मुझे एक बात बताओ, क्या बेटर है, इंट्राडे, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में क्या बेटर है? ये बेटर तो मैं मानता हूँ, आपके पास अगर स्किल है, हाँ, ट्रेडिंग का स्किल है, हाँ, तो ट्रेडिंग बेटर है। अब बेटर पैसे बनाओगे, इन्वेस्टिंग से भी बेटर पैसे बनाओगे। परसेंटेज के लिए मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि वो कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो सेम आएगा इक्विटी में भी, आपके पास जिस हिसाब से कैपिटल है उसके हिसाब से रिटर्न बनेगा। लेकिन वो रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ा जरूरी है। आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, नॉलेज कितना है। खतरा दोनों में ही है, दोनों में, लॉस दोनों में होगा, दोनों में हो सकता है। अगर आपने लॉस लेना नहीं सीखा, हाँ, तो अब जैसे एक टाइम पे रिलायंस का शेयर कहाँ जा रहा था, जो दूसरे वाले हैं, तो आज देखो जिसने उसकी इक्विटी आधारा सही है, जमीन पे पड़ा है, जिसने उसकी इक्विटी खरीद के रखी होगी वो तो गया होगा, वो गया है। क्योंकि वो लॉस पे नहीं, वो कभी आएगा, वो हाई काटेगा, उसके ऊपर जाएगा, मैं बेचूंगा। आज बैठे हुए जमीन पे, वो हाई जाएगा नहीं हाई क्या जाएगा, जो मालिक है खुद पड़ा है जमीन पे, बिल्कुल। और वो शेयर क्या जाएगा। प्रमोटर को देखना भी जरूरी है, प्रमोटर बहुत जरूरी है। तो इसलिए प्रमोटर, हम छोटा जो रिटेलर है ना, इतने सारे एनालिस्ट नहीं कर पाते, हमारे पास उतना रिसोर्स नहीं है। तो जो बड़े एनालिस्ट होते हैं ये कैसे करते हैं फिर? उनके पास सब कुछ बैकअप रहता है। बड़े म्यूचुअल फंड के पास, बड़े कॉर्पोरेट के पास, एफआई के पास, डीआई के पास, सब कुछ एनालिसिस के लिए उनकी टीम है, पूरी टीम है। तो म्यूचुअल फंड सेफ होते हैं वैसे एक बार? हाँ, सेफ है। क्योंकि मैंने कहीं सुना था अभी जो नेक्स्ट देखो, जहाँ मनी आता है, फाइनेंस जहाँ लग जाता है, वहाँ फ्रॉड होना तय है। आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि म्यूचुअल फंड का हमारा कितना ईयरली रिटर्न आता होगा? देखो, अब वो रिटर्न वाली मैं बोलूँगा, अब आप हंसोगे। हाँ, 2010 से जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे 2020 तक, हाँ, कुल मिला के 12% भी रिटर्न नहीं बन पा रहा था उस टाइम पे, 12-15%। हाँ। लेकिन 2020 से 24 तक 4 साल में एक म्यूचुअल फंड 48%, 32%, 40% ऐसे रिटर्न दिए। और ये रिटर्न किसको दिए हैं? अगर मैंने लगा रखा है पैसा तो वो मुझे मिलेगा 40%। मुझे जो उन्होंने गारंटी दे रखी है 12-13% की, नहीं, गारंटी म्यूचुअल फंड में कभी गारंटी नहीं होता है। अच्छा, म्यूचुअल फंड में सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क आपको लिखा वो तो नीचे वो इसलिए लिखा था, जब मार्केट 26,000 पे निफ्टी है, आप अगर 26,000 पे खरीद रहे हो, नीचे अगर 23,000 पे बेचोगे, आपको लॉस में ही निकलना पड़ेगा।
क्योंकि डायरेक्ट पैसे जाता है स्टॉक में लगता है, बिल्कुल। सेम रिस्क है। आपने अगर 23,000 पे खरीदे हो, 26,000 पे मार्केट है, 26,000 पे मार्केट है, तो आप प्रॉफिट पे अगर निकलोगे तो आपको जो परसेंटेज मिलेगा वो हो सकता है 3 महीने में भी निकल और जाए। लेकिन 12-13% से तो ऊपर नहीं जाता, मैक्सिमम 15% चला जाएगा। नहीं, 15% जाता है, 18% जाता है, 25% जाता है, 30% भी जाता है। तो ये जो मार्केट में जो पैसा लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड वाले, वो कितना कमा रहे होंगे? देखो, वो ज्यादा कमा रहे, वो इससे भी ज्यादा कमा रहे हैं, इससे ज्यादा कमा रहे। जितना हमें दे रहे हैं उससे ऑलमोस्ट डबल कमा रहे होंगे। नहीं, डबल तो नहीं, कमा रहे, ज्यादा कमा रहे। ज्यादा क्यों कमा रहे? उनकी एक्सपेंस भी है। कुछ चीज में डिक्लेयर करते हैं एक्सपेंस, कुछ चीज में वो रह जाता है। जैसे अभी फ्रॉड हुआ था बीच में, आपने एक बड़ा ब्रोकर में, ग्रो में, नाम नाम ले लेता हूँ, ग्रो में वो हुआ था ना, पैसे लगा हुआ था लेकिन वो म्यूचुअल फंड में गया ही नहीं था। अच्छा, किसी ने पैसे लगा रखे हैं लेकिन वो खरीदा नहीं गया है। खरीदा नहीं गया, जब उसने बेचा रिडीम नहीं हुआ। अच्छा। तो बहुत सारे चीज़ चला वहाँ पे, मार्केट में हल्ला मच गया उसमें, तो भाई ऐसे भी हुआ है कांड। तो फिर बाद में वो सॉर्ट आउट, पैसे तो आया, लेकिन वो एनालिसिस अब जो मालिक है वो जाने, जिसने लगाया वो जाने। वो ये आप अगर पैसे लगा रहे हो फाइनेंस मार्केट में तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, और कोई नहीं दे। नहीं, पर मैं म्यूचुअल फंड में तो हम मोस्टली लोग लगाते ही इसलिए ना विश्वजीत, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं दे सकते। नहीं, आप ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन आपके पैसे ग्रो हो रहा है। एफडी है, सपोज दैट बैंक में आपने एफडी कर दिया, हाँ, तो एफडी लगा के आप प्रूफ तो लेके आते होगे ना। बिल्कुल। अगर प्रूफ नहीं लेके, आपने आईडी नहीं लेके आओगे तो कैसे प्रूफ, पता कैसे लगेगा आपके मतलब वहाँ एफडी है या नहीं है? अच्छा, तो मतलब मेरे पास कुछ कागजात वगैरह होने चाहिए कि मैंने 100% प्रूफ होना चाहिए आपके पास। तो ये जितनी एप्स पे आजकल आप बस अपना पैन नंबर डालो और वो डालो। वो दूसरे पे जाके चेक कर सकते हो, डायरेक्ट वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, अच्छा, उस म्यूचुअल फंड में जाके चेक कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड में क्या घोटाला हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखो, म्यूचुअल फंड में और ये एसआईपी में? हाँ, म्यूचुअल फंड में घोटाला हो सकता है। जैसे अभी मैंने बोला था, घोटाला हो सकता है, क्योंकि फाइनेंस जहाँ जुड़ गया ना तो वहाँ घोटाला है ही है। है ना। एक क्वांट का जो बड़ा फंड, वहाँ पे भी घोटाला हुआ था, हाँ। है ना। तो वो घोटाला हो सकता है, कंपनी अगर ईमानदारी नहीं है, उसको आगे बढ़ना नहीं है, अगर पैसे लेके उसको भागना है, जैसे बड़े बड़े लोग भाग गए पैसे लेके, तो घोटाला कर सकते हैं। बिल्कुल, उसमें कोई दोहरा वाली, कोई शौक वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, उसको अभी क्या है, तक कम हो गया, सेबी मतलब पैर से, नाखून से ऊपर तक, बाल तक वो ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन फॉलो 100% आपको लेना पड़ेगा। इतना सेबी वैसे रेगुलेशंस को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है बाकी मार्केट से। बाकी हमारी कंट्री छोड़ के दूसरे मार्केट से लेके हमारे कंट्री के ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अच्छा, वो हो गया तो सेफ है, मैं मानता हूँ सेफ। इलीगल ट्रेडिंग भी होती है कुछ? हाँ, जैसे डब्बा ट्रेडिंग गुजरात में चलता है। वो क्या होता है? तो डब्बा ट्रेडिंग मतलब जैसे मैंने बोला था, ब्लैक मनी। हाँ, उस मनी का कोई लेन देन नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है गवर्नमेंट के पास। ओके। हमारी गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है उस पैसे का। अच्छा, तो आपने एक फंड बना लिया, मैंने एक फंड बना लिया मतलब आपने एक डब्बा ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। अच्छा, भाई यहाँ पे आके पैसे डालो और ले जाओ, ओके। पंजी स्कीम जिसको बोलते हैं। अच्छा, मतलब ऐसे बस पेपर में लिख दिया कि मैंने पेपर में लिख दिया। ये वाले फंड, मैंने ये वाला स्टॉक मैंने खरीद लिया। हाँ, ये वाला स्टॉक खरीद लिया, वो कर लिया। हाँ। और पैसे आप डालते जाओ तो तुम्हें भी 15% रिटर्न मिलेगा। हाँ। लेकिन लास्ट में क्या होता है, वो रिटर्न उतना बन नहीं पाता है, वो पैसे फ्रॉड हो जाता है। और उसका कोई वो भी नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना आप किसी को कंप्लेन कर सकते हो। तो इसीलिए मैं सेम मानता हूँ, आप हमारी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करो, बेस्ट है। मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। क्रिप्टो बीच में क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन 18,000 15,000 तक आ गया था। अभी 95 1 लाख पहुंचने वाला है। एक पहुंचने वाला है, मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि वो 12 लाख तक जाएगा। अब वो 12 लाख जाएगा, क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जिसने बनाया होगा वो तो, उसका तो पता ही नहीं है किसने बनाया है। किसने बनाया तो पता नहीं है, लेकिन अब वो ये हवा चल रहा है। देखो, अच्छा, ये ऐसा हो सकता है वैसे विश्वजीत कि ये एक दिन बिटकॉइन गायब हो जाए? हो भी सकता है। रेगुलेट किसी के पास नहीं है इसको, कौन कर रहा है रेगुलेट इसको? इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स तो लगा दिया है क्रिप्टो करेंसी पे,
टैक्स लगा दिया, जिम्मेदारी तो नहीं ले रहा है ना। बिल्कुल नहीं ले रहा। वो कह रहे हैं मुझे टैक्स देते रहो लेकिन मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। यही हमारे इंडियन गवर्नमेंट का यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप अगर टैक्स ले रहे हो, जिम्मेदारी भी लो। हाँ वही तो कह रहा हूँ, एक इलीगल चीज के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा है लगा दिया और कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के पास नहीं है। गवर्नमेंट, अब मैं इसको इस तरीके से मानूंगा, भाई तुम खुले सट्टा करो, हाँ कमाओ गवाओ, मेरे को पैसे दे दो। हाँ हाँ, गवर्नमेंट ये कह रही है, ये कह रही है कि आप अपने, तुम गवाओ तुम गवाओ गवाओ, कुछ भी जो भी करो, करो। मेरे को मेरा शेयर दे देना, उसके बाद दे मुझे दे। कोई लेने देना नहीं, मुझे मैंने कोई आंखें बंद कर रखी है। आंखें बंद कर रखी है। लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है। वो तो सर है ही गलत। किसी की मेहनत का पैसे, अगर वो एक्चुअली पैसे क्यों लगा रहा है, अपने पैसे को ग्रो करने के लिए। और क्रिप्टो में आप अगर बताओ, डबल रिस्क है। डबल रिस्क क्या है? एक तो आपकी कैपिटल की रिस्क है, क्योंकि आपको उसको यूएसडी आईएनआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा उस पैसे को। बिल्कुल, सबसे पहला रिस्क वो है। वहीं पे बीच में गायब हो जाते हैं। बीच में अगर वो पैसे पूरा नहीं हुआ, फिर कोई ब्रोकर ऐसा होता है पैसे भी काट देते हैं कुछ परसेंट। आप फिर उसको कन्वर्ट करोगे आईएनआर में, यूएसडी को, तो वो सबसे बड़ा मुझे रिस्क लगता है। मुझे तो एक रिस्क तो मैं खुद झेल चुका हूँ। मैंने भी बीच में जब कोविड के टाइम पे मैंने कुछ बिटकॉइंस और कुछ उसमें इन्वेस्ट करा था, तो ना वॉलेट में ट्रांसफर करना होता है। वॉलेट में ट्रांसफर करना ठीक है, वो वॉलेट ट्रांसफर के बीच में ही गायब हो जाते हैं कॉइन्स आपके। कॉइन्स गायब हो जाते हैं कई बार, वो मतलब ऐसे हैक हो जाते हैं, मतलब आपको पता नहीं लगता है भाई ये हो कहाँ गया गए, कहाँ गए। विश्वजीत मुझे एक चीज़ बताना, आप जैसे अभी हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे थे, आपने बताया हमें, मुझे बात बताओ, म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना बेटर है, गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करना बेटर है, और या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है? कौन सी इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा और कौन सा सेफेस्ट है? देखो, सेफेस्ट तो मैं मानूंगा गोल्ड और प्रॉपर्टी है। ओके। प्रॉपर्टी भी दो टाइप की है। आप जमीन ले रहे हो या फ्लैट ले रहे हो, उसमें फ्लैट में डेप्रिसिएट होगा, क्योंकि उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, जब आप 50 साल रहोगे उसकी बिल्डिंग की हालत, जो कंडीशन होगी वो भी खराब हो जाएगी। और जमीन है, जमीन कभी किधर नहीं जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, जमीन कम होते चले जा रही है, बिल्कुल, तो उसकी रेट हमेशा बढ़ती जाएगी, अप्रिशिएट होगा, अप्रिशिएट 100% होगी। और वो जो अप्रिशिएट होगा वो एफडी से कम होगा, एफडी से नहीं, जो अपना म्यूचुअल फंड से कम होगा, लेकिन एफडी से ज़्यादा होगा। अच्छा, एफडी से बेटर। मतलब जैसे अगर मैंने 1 करोड़ का कोई प्लॉट लिया है और 1 करोड़ रुपए मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे हैं, किया, तो इन 20 ईयर्स म्यूचुअल फंड का जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा उस प्रॉपर्टी से? 100% ज़्यादा होगा। अच्छा, 100% ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, कुछ आइडिया? मतलब अगर आइडिया, मान लो प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर उस टाइम पे सपोज करो 10 करोड़ होगा। हाँ, अच्छा, हाँ 10 करोड़ होगा, 1 करोड़ का अगर 10 करोड़ भी हो गया, हाँ, ऐसा हुआ भी है 10 साल में, हो जाता है 10 टाइम्स भी हो जाता है, कई बार 5 करोड़ भी होता है। मैं तो बहुत सारे केसेस ऐसे सुने 6 महीने के अंदर 10 टाइम्स हो गई हो प्रॉपर्टी जाता है वो कि वो सिचुएशन के ऊपर। मतलब मान लो आपके प्लॉट है यहाँ पे गवर्नमेंट मेट्रो जाएगा या हाईवे चला जाएगा, तो उस केस में हो जाएगी, वो तो लक है, उसको लक मानते हैं। लेकिन ये जो कोविड वाला सिचुएशन आया, जो 4 साल में हर चीज बढ़ा, सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं बढ़ा, आपकी रियल एस्टेट बढ़ा है, आपकी जमीन बढ़ा है, हर चीज बढ़ा है। मतलब एग्रीकल्चर जो लैंड है वो भी, उसकी प्राइस भी बढ़ा है। अच्छा, है ना? तो मैं भी बीच में सोच रहा था एग्रीकल्चर लैंड कुछ डालूं, क्योंकि थोड़ा सा सोच रहा था कुछ ऑर्गेनिक खेती करूं। नहीं, खेती नहीं, ऑर्गेनिक खेती नहीं, उसको पर्पज ये था मेरे को, क्या बोलते हैं उसको, ड्रैगन फ्रूट। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट। हाँ, ड्रैगन फ्रूट। तो मेरे को वो फ्रूट खाने के बाद थोड़ा सा ये लगा, ड्रैगन, हाँ इसको थोड़ा सा करते, क्योंकि उसकी मार्केट जो रेट है ना, वो काफ़ी अच्छा रेट है। ओके। और हमारे इंडिया के लिए नया है, पॉपुलर भी है। जो चीज पॉपुलर है तो थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देना, पैसे हो ही बनेगा। जहाँ रिस्क है वहाँ रिवार्ड, रिस्क भी है और रिवार्ड भी है। तो मैंने यही सोच के थोड़ा सा प्रॉपर्टी, लेकिन जो रेट मेरे को 2020 में लग रहा था मिलेगा, वो कई 4-5x हो बढ़ गया। ओके, 5x हो गया उस जमीन। तो अब वो आप मुझे बता रहे थे कि अगर हमारा जमीन 10 करोड़ भी अप्रिशिएट कर गया 20 साल, म्यूचुअल फंड में बेटर मिलेगा, मतलब वो कहीं ना कहीं 15 करोड़ 20 करोड़ के आसपास मिलेगा। नहीं तो ऑलमोस्ट
डबल 3x 3x का फर्क। म्यूचुअल फंड में आपके 5 साल में पैसे डबल हो जाना चाहिए अच्छा, म्यूचुअल फंड में। मतलब अगर मैंने आज 10,000 रुपये लगाया तो 5 साल बाद, अगर आप लंबे समय के लिए ले रहे हो, ये नहीं कि 5 साल लोगे तो यार 5 साल में नहीं होता है। अगर आप 20 साल के लिए ले हो, 20 साल की जो CAGR आएगा वो ऑलमोस्ट 5 साल में डबल हो जाएगा। थोड़ा सा इसका हिसाब लगा के मुझे बताओ ना। अब जैसे मैंने, अगर आप समझ लो 10,000 रुपये, एक बहुत छोटे इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, 10,000 रुपये हम लोग मंथली इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में या SIP में, SIP में कर रहे हैं, ठीक है। हर महीने मैं 10,000 रुपये डाल रहा हूँ और ये मैं डालूंगा 10 साल तक। 10 साल के लिए तो कितना हो गया? अराउंड 12 लाख रुपए हो गए। 12 लाख हो गया है ना? 12 लाख रुपए मैंने डाल दिए 10 साल के लिए। और 12, हाँ, मतलब उस 12 लाख के बाद आप बोलोगे 10 साल के बाद पैसे मैं अब नहीं डालूंगा, अब मैं नहीं हो सकता डालूंगा। है कुछ और खर्चा आ गया। हाँ, आपके ऊपर बच्चे बड़े हो जाते हैं 10 साल में, बिल्कुल। तो हो सकता है उनकी स्टडी हाँ, और शादी, तो ये सारी चीजें बड़ा खर्चा होता है, बड़ा खर्चा होता है, तो आदमी वहां फंस जाता है। मैंने 10 साल के लिए डाले और ये मैंने शुरू किया 30 साल की एज पे, है। यस। ठीक है। अब मैं 60 साल का हूँ, मैंने 10 साल तक SIP में इन्वेस्ट किया 10,000 रुपये हर मंथ, मतलब 12 लाख रुपए। अब मुझे 60 साल की एज में कितना पैसा मिलेगा? उस पैसे को आप लमसम में डाल दो। हाँ जी। SIP ना करके पहला आप SIP करते थे, उस पैसे को लमसम कर दो। वो अब नहीं डालना है आपको, ना आपको निकालना है, SWP आपको भी नहीं करना है। तो उस पैसे को 20 साल के लिए छोड़ दो मार्केट में, तो वो जो कंपाउंडिंग आपको मिलेगा लगभग 1 करोड़ के आसपास मिलेगा। 12 लाख 12% अगर इंटरेस्ट 12% के CAGR पे मैं लेता हूँ पर annum, तो वो 1 करोड़ 15 लाख करीब आसपास मिलेगा। और वो जो 1 करोड़ रुपए है, अगर मैं इसको 5 साल के लिए और छोड़ देता हूँ, हाँ, तो कितना हो जाएगा? तो 12% के हिसाब से जोड़ दो तो और ज्यादा काफी बढ़ जाएगा। मतलब अगर मैं हर साल भी 10% भी मान के चलूं, 10% नहीं, मतलब म्यूचुअल, मैं लार्ज कैप की बात बता रहा हूँ, वो 15% ग्रोथ देते ही देते। अच्छा, तो मतलब निफ्टी 50 में अगर आप देखो 12% मान के चलो, हाँ, तो 5 साल में ऑलमोस्ट 100%, आपका 50% बढ़ जाएगा। 100% बढ़ेगा, तो मतलब 1 करोड़ का 1.5 करोड़ हो जाएगा। 1.5 करोड़ हो जाएगा 5 साल में। 5 साल में। तो आपकी जमीन बीट नहीं कर पाएगा उसको। लेकिन वो जो 1.5 करोड़ होगा ना, वो 1.5 करोड़ अगर आप उस वैल्यू को देख पाओगे, वो कभी 80 लाख भी हो जाएगा। हाँ, समझ रहे हो? वो 1 करोड़ से जो 80 लाख आएगा, आप उसको देख नहीं पाओगे। अगर आपने देख लिए, उसको हजम कर लिए, फिर तो आप पैसे बना के रहोगे मार्केट से। ओके। अगर बोलोगे यार 1 करोड़ हो गया, 80 लाख आ गया, मैं यही निकाल देता हूँ, अब मेरे को जरूरत नहीं, पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा। मार्केट का रूल है, मतलब कभी सीधी नहीं जाता है, वो हमेशा वोलेटाइल होके जाता है। तो हमारे हार्ट बीट की तरह ऊपर नीचे चलता रहेगा, और वो वैल्यू आपको दिखता है, जमीन का वैल्यू आपको दिखता नहीं है। वो जब तक आप मार्केट में जाओगे नहीं। मार्केट में जब तक जाओगे नहीं, तब तक आप 5 लोगों से बात नहीं करोगे, तब तक आपको रेट पता नहीं लगेगा। अब हमेशा जमीन बेचने की कोई एग्री नहीं होता है। बिल्कुल। आपने ले लिया यार, कौन बेचता है उसको? तो विश्वजीत, मेरे को एक चीज़ पूछनी थी कि जैसे हमारे हिंदुस्तानी समाज का और हम लोगों का ना, एक सोसाइटी का एक वो होता है कि भाई अपना घर होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, पर ये तो बिल्कुल ट्रैप है ना? ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रैप है, मैं इसको मानता हूँ। अच्छा, तो मेरा सवाल पूरा होने के बाद आप इसका मुझे जवाब देना। क्या रेंट का घर बेटर है देन बाइंग द प्रॉपर्टी जिसमें आप रहते हो? मैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, आपने कहीं ज़मीन ले ली या कमर्शियल कुछ जगह ले ली, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ जिस घर में आप रहते हो, क्या वो लेना एज अ फाइनेंशियल डिसीजन वो कितना सही है? फाइनेंशियल डिसीजन सही क्या, मैं बता देता हूँ अभी। इस पे मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके। डिफरेंट क्यों है? मैं अभी भी रेंट पे हूँ। अच्छा। मैं अभी भी रेंट पे हूँ। मैं 2010 से दिल्ली में हूँ, तो मैं 2010 से अभी तक मैं रेंट पे हूँ। और बट आप आराम से एक घर खरीद सकते हो? हाँ, ले सकता हूँ, अभी एक घर ले सकता हूँ, पूरा EMI नहीं, पूरा फुल पेमेंट देके ले सकता हूँ। ओके। लेकिन उसमें ट्रैप क्या, जिस घर में ले लूंगा तो 1 करोड़, अभी मैं मान लेता हूँ एक घर की 1 करोड़ वैल्यू है। मैंने एक फ्लैट लिया, उसका वैल्यू है 1 करोड़। बिल्कुल। तो उसकी EMI मुझे कितना आएगा? वो करीब 90 लाख, करीब 90,000 करीब आएगा मंथली। 9% के हिसाब से। 9% हिसाब से EMI पे अगर मैं 20 साल के लिए अगर लूँ, तो मेरा आएगा कुछ 90,000 करीब आएगा EMI। तो उस घर लेने के लिए मेरे पास जॉब है, जॉब होने के बाद मेरे को EMI मिल जाएगा। बैंक तो आराम से दे देगा, भाई तुम ले लो, पहले घर ले लो, है ना?
उसके बाद मेरा जो खर्चा है मेंटेनेंस भी है। अगर मैंने घर ले लिया अपने हिसाब से उसको डेकोरेट करूँ, मॉडिफाई करूँ, और साल में मेंटेनेंस भी आएगी उसमें। 0.5% या 1% करीब मान के चलो उस कॉस्ट का। उसके बाद अगर उसी को थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं। ओके, तो ये टोटल वैसे हुआ कितना 20 साल में? 20 साल में लगभग 2 करोड़ 15-20 लाख करीब हो जाएगा। आपको बैंक को देना पड़ेगा 1 करोड़ के। हाँ, 1 करोड़ आपने लोन लिए है ना, तो 90,000 रुपये आपको देना है हर महीने। मंथली ईएमआई देनी है। और जो मेंटेनेंस है वो अलग है, मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लोन को कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है। और जो आपकी अमाउंट बचेगी 20 साल के लिए आपको देना है, वो 2 करोड़ 15-20 लाख करीब आपको बैंक को देना है। ऑलमोस्ट डबल देना है, डबल से ज्यादा देना है। हाँ, यही चीज थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं। अगर आप रेंट पे रहोगे, अच्छा, और अपना घर लेने के बाद ना फिर अब दूसरे घर में एडजस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगी, है ना, नहीं कर पाओगे। और घर भी चेंज नहीं कर पाओगे यार, अपना घर अपना ही अपना होता है। ये हमारी मेंटालिटी साइकोलॉजी मतलब ऑलमोस्ट सब फिट है, बिल्कुल, है ना। तो अगर आप रेंटेड पे रहते हो तो वो आपको क्लाइमेट उसी हिसाब से सूट कर जाएगी। रेंट पे रह रहे हो तो आप इस घर रह रहे हो, कल कोई और घर पे रह लोगे, पसंद नहीं आया दूसरा घर ले लो, कमी नहीं है घर की। तो वहां पे क्या है, थोड़ा सा ट्रिक है। आप उस पैसे को, जो 1 करोड़ का घर है, आपको 30,000 रुपये रेंट पे मिल जाएगी। हाँ, पर मंथ में, क्योंकि उसकी 2% अगर लेके चलते, साल के 2% के हिसाब से हम ले लेते हैं, 25-30 हजार में घर मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। जो आप 1 करोड़ की घर ले रहे हो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 25,000 रुपये आपको, 30,000 रुपये आपको घर मिल जाएगा। बाकी जो बचा, आप 90,000 से 60,000 जो रुपये बचा, आप उसको SIP कर लो। 60,000 का SIP कर 30,000 रेंट दे दो, 60,000 SIP कर दो। और वही 20 साल में, आप 20 साल तक घर मत लो, अपना काम करते रहो, जो काम करना है, फ्रीडम ही मिल गया। पैसे आप जोड़ते चले जाओ, SIP करते चले जाओ। मार्केट की तरफ ध्यान देना है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आपको कुछ भी लेना देना नहीं है उस पैसे से। बस एक अच्छा म्यूचुअल फंड में डाल के उसको थोड़ा सा ट्रैक करना है, बीच में छोड़ दो 20 साल के लिए। 60,000 रुपये आप लगा के हर मंथ में आप छोड़ दो 20 साल के लिए, प्लान कर लो पूरा। वही बन जाएगी आपकी 6 करोड़ के आसपास। अच्छा, यहाँ पे आपको 2 करोड़ देना था, एक्स्ट्रा 1 करोड़ एक्स्ट्रा देना है 1 करोड़ पे, और यहाँ पे आपको 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन घर नहीं है अपना, लेकिन आप इसमें 6 करोड़ में से तो आप 3-4 फ्लैट ले सकते हो सकता है उस फ्लैट का कीमत उस टाइम पे 3 करोड़ भी हो गया। हाँ, फिर तो भी उससे डबल है पैसे। और ये जो 6 करोड़ है, अगर आप इसमें से, मुझे एक बात बताओ, अब ये 6 करोड़ हो गया, इसमें सिस्टमेटिक हम लोग विड्रॉल प्लान बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें से हर महीने 50,000 रुपए निकाल रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये साल दर साल ग्रो होता रहेगा? 100% ग्रो होता रहेगा, क्योंकि मैं एक लिमिटेड अमाउंट निकाल रहा हूँ, उतना ही हमें इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, मतलब आपकी साल की उसमें से 15% आपको मिल रहा है। हाँ। मतलब वो 6 करोड़ की, ठीक है, 6 करोड़ मतलब 20 साल के बाद, क्योंकि आप रिटायरमेंट हो गए तो आपको पैसे की नीड भी पड़ेगी। हाँ जी। तो आप 15% मिल रहा है आपको, मान लो मार्केट के हिसाब से 15% मिल रहा है। हाँ। तो आप उस साल के प्लान कर लो, 8-9% तक आप विड्रॉल कर सकते हो, और उस हिसाब से जो अमाउंट आएगा, हाँ, 8-9% तक आप विड्रॉल कर लो। ओके, मतलब उस इंटरेस्ट का जो आपको साल का मिलेगा उसके हिसाब से मंथली आप बना लो, इतने पैसे अब विड्रॉल कर लो। बाकी जो 4% आप छोड़ दो ग्रो करने के लिए, वो पैसा आपका खत्म नहीं होगा। ऑलमोस्ट ये भी जाके उससे डबल हो जाएगी। तो मतलब पैसे को पेंशन भी मिलेगी, और वो पैसा का पैसा भी आपके पास रहेगा किसी भी इमरजेंसी के लिए, किसी भी उस चीज के लिए। ये है मार्केट की पावर, शेयर मार्केट की पावर है। लेकिन ये इस चीज को हर कोई नहीं समझ पाता है, क्योंकि हमारी मेंटालिटी, हमें बचपन से सिखाया नहीं जाता ना फाइनेंसेस के बारे में। स्कूल्स में तो हमें नहीं पढ़ाया जाता, स्कूल्स में हमें सिखाया जाता है अलजेब्रा, पाइथागोरस। हाँ, ये अगर देखो मेरे को भी पढ़ाया जाता ना, मैं 2010 से इन्वेस्ट करता, रियली। क्यों? मेरा 2010 में जब मैंने नौकरी किया, उसके PF कटने लग गया, तो कंपनी तो तब भी काटता है, क्योंकि आपको बाउंड है, काटना ही काटना है। तो जो आपकी सैलरी है 10% और कटवा लो, बिल्कुल सेव कर लो। बाकी जो 90% सैलरी बचेगी उससे में आप जिंदगी गुजार कर लो। आप सोच के चलो मेरी 90% ही सैलरी है, क्योंकि अब बाकी जो सैलरी जो कटता है वो भी तो आप सोचते हो, वो मेरा सैलरी नहीं, वो कभी मिलेगा बाद में।
तो ये कंपाउंडिंग का पावर है जो कंपाउंडिंग का पावर है। वो कंपाउंडिंग कैसे आता है? जो हमारी इंडियन शेयर मार्केट में जो कंपनी काम करते, ऑलरेडी उनके पास मैन पावर है, ऑलरेडी पैसे हैं उनके पास, और प्रोडक्ट है उनके पास, सब कुछ बना रखा है उन्होंने, सालों साल से बिजनेस चल रहा है, तभी वो पैसे बना पा रहे हैं। और अभी हम अगर उसी छोटे पैसे से ज़्यादा रिस्क लेंगे, हो सकता है पैसे डूब जाए, या हो सकता है पैसे डबल हो जाए, और उतना रिस्क भी नहीं ले पाए, क्योंकि हमारी जो सेविंग है वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को हम ब्रेक करके वो सेव करते। ओके। और वो प्लानिंग भी करते जो भाई इस पैसे को हमें थोड़ा सा ग्रो हो जाए, हमें कहीं और लगाना है, मतलब कहीं बच्चे की पढ़ाई में, या शादी के लिए, या कुछ और के लिए पैसे, ज़मीन लेना है या कुछ करना है, वो तभी सेविंग कर लेते हैं उस पैसे को। लेकिन हम ज़्यादा रिस्क में नहीं डाल सकते उस पैसे को। एक तो ये मेंटालिटी होती है, इसको करना चाहिए, ऐसा भी कर लो, या लमसम अगर आपके पास रिटायरमेंट कर लिए तो उसके बाद कुछ पैसा आप खर्चा कर। मैं अभी एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरा कहने के मतलब जब मैं 4-5 साल से मार्केट में काम कर रहा हूँ, ये मेरा आसपास पड़ोसी सबको पता है। हाँ। तो एक टीचर है, टीचर मतलब वो एक अपना मान के चलते हैं, दादाजी मान के चलते, मैं उनको दादाजी बोलता हूँ, तो काफ़ी बड़े हैं वो, है ना। तो वो क्या करते हैं, रिटायरमेंट हुआ उनको, तो करीब करीब 60 लाख रुपए उनको मिला पीएफ से, पेंशन मिला, मतलब सारे कुछ मिला के उनको 60 लाख रुपए मिला। वो 60 लाख रुपए ऐसे डिस्कस करते करते वो बोल रहे थे कुछ खर्चा मतलब वो करनी है, बच्चों की शादी करनी है, और बाकी सारी चीज़ें भी खर्चा है। मतलब पैसे खर्च कर दो कि पूरी जिंदगी भर आपने जो कमाए वो सेविंग, आपने तो सेविंग नहीं की, गवर्नमेंट ने आपको दिया है, आपने जो मतलब इनकम कर रहे थे उसमें खर्चा, घर चल रहा था, घर बना है, बच्चों की उनकी 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है, तो उनकी शादी ऑलरेडी 2 लड़की की शादी हुई है, लड़का का बचा हुआ था शादी। अरे उनके साथ लड़का का मतलब शादी में आप पैसे खर्च करोगे ना, खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि दिखावट, भाई संसार मतलब पूरी दुनिया दिखावट कर रहा है। मतलब ऐसा करो, आप उस पैसे का 50% आप इन्वेस्ट कर लो, दोबारा री इन्वेस्ट कर लो मार्केट में, लमसम कर दो, है ना। बाकी 50% में जो करना है करो, जो करना है करो। अभी उनकी एज 60 है, तो और तो घर बैठेंगे नहीं, बिल्कुल, और आप ज़्यादा रिस्क ले भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो पैसे नुकसान हो जाएगा तो फिर वो खत्म हो जाएगा, जो काम आपको करना था वो भी नहीं कर पाओगे। तो वो पैसे लगा दिए, मतलब कुल 8-9 महीने हो गया लग गया, वो पैसे 23% करीब ग्रो हो चुका है, 23%। वो देख के इतना खुशी हो रहे, तो बोले यार मेरा डिसीजन, अब देखो 23% आज ग्रो हुआ है, कल हो सकता है 9% पे भी आ जाए, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन है। मैंने उनको यही बोला, मार्केट में डरना नहीं है, आपको भी 60 जो डर गया वो, हाँ जो डर गया वो तो जमीन से भी साफ हो जाएगा। कि रिस्क लेना पड़ेगा, आप किसी भी जगह जाओ आपको रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ, इतना रिस्क लो, मनी मैनेजमेंट के साथ रिस्क लो, तभी आप निकल जाओगे। तो विश्वजीत मुझे एक बात बताओ कि मतलब आपके हिसाब से घर लेना ओवररेटेड है, अगर आपको रहने के लिए चाहिए तो? हाँ, ओवररेटेड है। तो मुझे एक बात बताओ, अभी बिफोर वी एंड, मुझे 2025 के लिए कुछ, आपको क्या लगता है 2025 के लिए कुछ टिप्स हैं? मार्केट कैसी चलेगी, क्या चलेगी? देखो मेरा कहना ये है, क्योंकि ट्रम्प आ गया है, हाँ, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए आ गया, 4 तो साल हमारी 4 साल के लिए, तो हमारी गवर्नमेंट भी अभी 4 साल के लिए और एक्सटेंड हो गया। हाँ, सेम गवर्नमेंट हो गया, लेकिन उसमें खिंचातानी बहुत है, हाँ, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो मार्केट जितना बढ़ गया 4 साल से जो गया है, एक करेक्शन बीच में होना है, वो कब होगा मुझे नहीं पता, ओके, वो किसी को भी नहीं पता। एक करेक्शन ऑलरेडी हुआ है, हो सकता है वोट कर रहे करेक्शन और हो जाए, फिर ये 4 साल के लिए बढ़ेगा। जब डिप लगे उस डिप को कभी भी मिस नहीं करना है। अच्छा, जिसको भी इन्वेस्ट करना है उस डिप में इन्वेस्ट करें। जब मार्केट गिरी हुई होती है तब खरीदने का फायदा, डरना नहीं है उस टाइम पे, आंख बंद करके एनालिसिस में किसी में भी खरीदना, आंख बंद नहीं करना है, मतलब एनालिसिस करके स्टॉक खरीदना है, या म्यूचुअल फंड भी लेना है। म्यूचुअल फंड भी खरीद लोगे ना गिरावट में, तब भी बहुत फायदे में रहोगे, क्योंकि जो स्टॉक, वो भी स्टॉक डायरेक्ट लेते हैं, 100 रुपये स्टॉक आपको 80 रुपये मिल जाएगा, क्या बुराई है? बिल्कुल। वो 120 जब चले जाएंगे तो हो सकता था 20% आपको फायदा मिलेगा, वहाँ 40% मिलेगा फायदा, तो ज्यादा फायदा है।
तो आपकी रिस्क भी बहुत ज्यादा रहेगी, मतलब रिस्क भी कम रहेगी, रिवार्ड भी ज्यादा रहेगी, कोई मतलब नुकसान नहीं है, बेनिफिट ज्यादा है। तो ट्रेडिंग, दूसरा इन्वेस्टमेंट चला गया, ट्रेडिंग में बहुत स्किल चाहिए, बिना स्किल में कोई चीज नहीं होता। आप दूसरे के टिप के भरोसा में रह के कोई काम नहीं कर पाओगे। टिप में 1 दिन 2 दिन कर पाओगे, लेकिन जिंदगी भर नहीं चला पाओगे। बड़े पैसे अगर बनाना है आपको स्किल्स चाहिए। अच्छा, तो ये जो लोग जो ऑनलाइन आजकल आपने देखा होगा, ये जो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और ये होते हैं, ये टिप्स देते रहते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, इन पे बिलीव नहीं करना चाहिए? नहीं, बिलीव करना चाहिए, बिलीव उतना करो जितना करना चाहिए। ओके। उतना क्यों करना है? देखो, वो मार्केट में है, उनको मार्केट के अंदर की तरफ कुछ ना कुछ पता है, वो तभी मार्केट में बने हुए। जो लोग बन नहीं पाते मार्केट में, उनको बनानी है, क्योंकि 10% ही ग्रो होना है, 90% पैसे लूज करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल। ये हर बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में आप चले जाओ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है पैसे बनाने की अदर बिजनेस से। अच्छा। क्योंकि कंपटीशन नहीं है यहाँ पे, मैन पावर नहीं लगानी पड़ेगी, ऑफिस नहीं बनाना है, ऑफिस नहीं बनाना है, फालतू की एक्सपेंस नहीं है। एक चीज है लॉस, वो डिफाइन कर लो, पैसे बना लो। अच्छा। और स्किल, ये 2 चीज आपको जरूरत पड़ेगी 2025 में। हाँ, वो तो खैर कभी भी पड़ेगी, कभी भी पड़ेगी। ऐसा नहीं, मार्केट ट्रेडिंग में कभी भी आप पैसे बना लोगे, मार्केट चाहे गिरे चाहे बढ़े, पैसे बना लोगे। उतनी अकल आप पे होनी चाहिए। मेरे को किस लेवल पे खरीदना है और किस लेवल पे बेच के निकलना है, ये होती है ट्रेडिंग। ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो, मार्केट ऐसा है, आज अगर निफ्टी 24,000 चल रहा है, 1,50,000 कब जाएगा मुझे नहीं पता, ये नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, जाएगा तो 100%, लेकिन कब जाएगा मुझे नहीं पता, मैं टाइम नहीं कर पाऊंगा, इसको कोई भी टाइम नहीं कर पाऊंगा। हमारे देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, जिसको हम वॉरेन बफेट बोलते हैं, लेट राकेश जी, दुनिया का। अच्छा, राकेश झुनझुनवाला, लेट मतलब अब हाँ, तो वो है नहीं। अब वो सोचो, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, 45,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया, ऐसा तो नहीं खड़ा कर दिया, वो ट्रेडिंग से ही पैसे बनाए। बिल्कुल। हर कोई बोलता है यार इन्वेस्ट करो, ट्रेडिंग ना करो। अब जैसे वॉरेन बफे हैं, वो टॉप 5 में रहते ही रहते हैं दुनिया के रिचेस्ट इंसानों में, और वो कुछ, उनका कोई अपना पर्सनल बिजनेस नहीं है, वो सब इन्वेस्टमेंट्स है। सब इन्वेस्टमेंट्स है। मुझे पता है मैं रियल बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन रियल बिजनेस में पैसे लगा पाऊंगा। जो कर रहा है ऑलरेडी सफल है, उसके ऊपर पैसा लगाओ। इतना तो कर पाऊंगा, ये इजी है। और थोड़ा सा स्किल सेट चाहिए यहाँ पे, अपने को सेव करने के लिए। यहाँ पे अच्छा, नॉलेज ले लो, और लॉसेस तो हर जगह लेना पड़ेगा, हर बिजनेस में लॉसेस लेना पड़ेगा। यहाँ पे लॉसेस लेना एक बार सीख गए ना, तो पैसे बनाने से आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। और यहाँ पे उठने के चांसेस भी हैं, बहुत ज्यादा है, कभी भी आप उठ सकते हो। बिल्कुल। कितना बड़ा लॉसेस हो तब भी उठ सकते हो, लेकिन यहाँ पे लॉसेस बड़ा नहीं करना है, लॉसेस छोटा करो और प्रॉफिट बड़े करो। प्रॉफिट बड़े हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, लेकिन बने रहना पड़ेगा, मार्केट में खड़े रहना पड़ेगा। अगर आपने लॉस होने के बाद 2 लाख लॉस हो गया, अगर क्विट कर दिया, फिर तो जिंदगी भर नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो और कोई टिप यही है, जो भी लोग नया लोग आ रहे हैं, जो भी मेरा दोस्त आ रहे, मैंने 5 साल लगाए यहाँ पे, है ना। ये नहीं कि रातों रात तो प्रॉफिट बन जाता है, प्रॉफिट रातों में बन जाएगा, लेकिन वो उसको होल्ड करना बड़ा मुश्किल है। जो स्किल सेट आपको मार्केट सिखाएगा ना, आपको बने रहना पड़ेगा फील्ड में। ओके। और तभी पैसे बनेगा। क्विट नहीं करना है, और बड़े लॉसेस नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, और अपने स्किल को डेवलप करना है। और ज्यादा प्रॉफिट का लालच भी नहीं रखना। नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। मैं यही एक चीज बता रहा हूं, आप एक चीज के ऊपर ध्यान दो। देखो, मार्केट में आप चले जाओगे, यूट्यूब में आपको सब चीज ज्ञान मिल जाएगी। आज मैंने 50 लाख कमा लिया, आज मैंने 1 करोड़ कमा लिया, सब दिख जाएगी। आप उस चीज को इन्फ्लुएंस हो, मतलब इतना ना हो। सबसे बड़ी बात हमें समझने की जरूरत है विश्वजीत, उसमें ना जो कहते हैं 1 करोड़ रुपए मैंने कमा लिया, हाँ, वो अपने लॉसेस नहीं बता रहा है, वो सिर्फ प्रॉफिट बता रहा है। और उसकी स्ट्रगल, उसकी लॉसेस हर कोई नहीं झेल पाएगा। तो उसको लोग देख के ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो फंस जाते हैं मार्केट में। बिल्कुल। यार वो बना पा रहा है, मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। वो तो इसीलिए बना रहा है ना, क्योंकि तुम नहीं बना पा रहे हो। तुम बनाने लग जाओ, वो अपने आप उसकी रिटर्न कम हो जाएगी। बिल्कुल। ये है मार्केट की टिप। मेरा देखो,
इसमें टाइम लगता है। अगर आपने टाइम दे दिए, मनी तो छोटा मनी से बड़ा, क्योंकि ट्रेडिंग है पैसे बनाने की, मतलब ये बहुत बड़ा ग्रो मल्टीबैगर नहीं कराएगा, आपको इंस्टेंट मनी जनरेट करके दे देगा। आप उसको नॉलेज लेके इन्वेस्ट कर लो कितना या कैसे grow डाइवर्सिफाई करोगे? कर लो उस पैसे को, तभी आप रोक पाओगे उस पैसे को। ओके। अदरवाइज अगर आपने 1 लाख रुपए बनाए ट्रेडिंग से, और 1 लाख ही वापस घुसा दिया उसमें घुसा दिए, तो वो सब एक साथ में सब ले जाएगा। तो ये थोड़ी अकलमंदी चाहिए। हाँ, मोस्टली लोग यही करते हैं, मैं भी यही करता था। मैंने इस चीज़ के ऊपर रोक लगाया और अपने आप को उस चीज़ के लिए डेवलप किया, अपने साइकोलॉजी को डेवलप किया। तो तभी मेरे को नहीं देखना है कोई 1 करोड़ बना रहा है, 5 करोड़, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरा कैपिटल कितना है, मैं कितना लॉस ले सकता हूँ मार्केट से, ओके, वो देखना है बस। वो देखना है बस। पैसे मार्केट दे के जाएगा अपने घर पे। चलो, तो विश्वजीत इसी बढ़िया सी लाइन पे कि पैसे तो मार्केट दे के जाएगा, और अपने घर पे दे के जाएगा। घर पे दे के जाएगा। हाँ, अगर आपने खड़े रहे खड़े मार्केट रहे तो इस पे आज हम पॉडकास्ट यहाँ पे अपना एंड करेंगे सर। थैंक यू सो मच विश्वजीत आने के लिए और बहुत अच्छे से समझाने के लिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। होपफुली बहुत सारे लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट बस करना मेरा ये 2 बात से अगर किसी का भला हो जाए तो मेरा तो काम हो जाएगा। चलिए, हो सकता है 2 से ज़्यादा का भला हो जाए इसको देख के। बिल्कुल हो जाए, क्योंकि मैंने जो लर्निंग जो 5 साल में सीखा है, यही सीखा है। बस छोटी गलती करो, छोटी सी गलती करो। अच्छा, छोटी छोटी गलतियां से सीख जाओ और बड़ी गलती ना करो। थैंक यू सो मच विश्वजीत आने के लिए और इतनी अच्छी तरीके से समझाने के लिए। और बहुत ही लेमैन वाली लैंग्वेज में आपने समझाया है आज, क्योंकि मोस्टली लोग ना टेक्निकल बातें करते हैं। नहीं, मैं ग्राउंड से जोड़ा हूँ। हाँ, है ना, तो मैं ग्राउंड से जोड़ा हूँ, तो मैं इसलिए हर चीज़ को ना, मतलब एक बोलचाल की भाषा, हाँ, बोलचाल की भाषा से बताता हूँ, तो वो हर चीज़ हर किसी को मतलब समझ में आ रहा है। मुझे ही समझ में आ गया, जबकि मैं फाइनेंशियली अगर मैं देखूँ तो मैं अगर टेक्निकल बात करूँ, हर कोई नहीं समझ पाएगा। बिल्कुल। मैं अगर अभी यही बात करता टेक्निकली डीपली, तो वो बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो इसके अंदर आएगा वो टेक्निकली ही समझ पाएगा। बिल्कुल, जो आएगा उसको फिर टेक्निकलिटी समझने की जरूरत पड़ेगी। किसी को देख के कूदना नहीं है, बस अपने स्किल को डेवलप करना है। बिल्कुल। तो भाई, आपका पैसा है, आप उसको कैसे इन्वेस्ट करोगे, कहाँ इन्वेस्ट करोगे, ये आपकी मर्जी है। हम लोग सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। ठीक है, कमेंट करना अगर हमने कुछ गलत बोला है तो, और मैंने नहीं, विश्वजीत ने अगर कुछ गलत बोला है तो कमेंट जरूर करना। हाँ, बिल्कुल 100% कमेंट करके बताना है कि हमने ये गलत बोला है। और अगर कुछ सही बोला है तो उसको भी कमेंट करके बताओ कि यार ये बड़ी सही टिप दी थी आपने, इससे हमारी लाइफ चेंज हो गई, ऐसा कुछ हुआ। और प्रॉपर्टी का हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि प्रॉपर्टी थोड़ी सी ओवररेटेड है, जो मुझे खुद को लगता है कि हाँ, प्रॉपर्टी रहने के लिए है। हाँ, है जो रहने के लिए प्रॉपर्टी ओवररेटेड है। अगर आप इन्वेस्टमेंट एज एन इन्वेस्टमेंट अगर आप ज़मीन खरीद रहे हो तो इट्स अ गुड ऑप्शन, आप ले सकते हो। और बस इतना ही है, पैसे लगाते रहो, कमाते रहो और देखते रहो तरुण शर्मा शो। और सब्सक्राइब कर देना भाई, अगर एपिसोड अच्छा लगे। एक लाल कलर का बटन होता है राइट साइड में, उसको दबा दिया करो, उसके पैसे नहीं लगते हैं और उसमें कोई लॉस भी नहीं होता है आपका, तो वो दबा देना। और शेयर करना इस वीडियो को, ये ऐसी नॉलेज है जो जितने लोगों तक जाए उतना अच्छा है। लोग थोड़ा सा अपना पैसा बना पाएँ, थोड़ा सा पैसा बचा पाएँ, अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएँ। आप शेयर कर दोगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं और लोगों की थोड़ी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय श्री राम।